नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आज यानी 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर देश भर में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय और उत्कृष्ट काम करने वाली 29 हस्तियों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया। सभी 28 पुरस्कार 29 महिलाओं को प्रदान किए गए। नारी शक्ति पुरस्कार उद्यमिता, कृषि, नवाचार, सामाजिक कार्य, शिक्षा और साहित्य, भाषा, विज्ञान, कला और हस्तकला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अन्य विषय में काम करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। आज महिला दिवस है। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर पीएम ने नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद किया। विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान देने वाली महिलाओं के साथ पीएम मोदी ने वीमेन लीड डेवलपमेंट के संकल्प को बल दिया और देश के अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित किया। तेरा घर आओ सा आओ हमारा प्यारा गजानन, ओ खेलतना घर आओ जी, आओ मारा प्यारा गजानन। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें भारत गर्व न कर सके कि उनकी बेटियों ने उसमें योगदान नहीं दिया है। साहस का हो, सेवा का हो, संस्कृति का हो, क्रिएटिव एक्टिविटी हो, हर चीज में। सर, आज तो सिर्फ धन्यवाद देने आई हूँ कि RPWD एक्ट 2016 में मिल गया, फिर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन मिला और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम सबके बहुत फेवर में है। मैं जहाज लेके सारे दुनिया घूमी हूँ एंड जब भी मैं चाइना, पाकिस्तान या कोई ऐसे देश जाती हूँ जहाँ हमारे से अच्छे टर्म्स में नहीं है, they always tell me you have a very strong leader and I'm really happy about it and very proud of you. So I can't see you but I can hear your voice. मैं आपको अपने अंदर की आंखों से मैं आपको ज़रूर देख सकती हूँ सर। हमारे इंडिया डिसेबल्ड पीपल के लिए और भी एक्सेसिबल बने। आपने बहुत सब किया है इंडिया के लिए। आपने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन किया है, सुगम भारत कैंपेन, और बहुत अच्छा लगा है सर। एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, आपने देखा होगा हम प्रधानमंत्री आवास योजना कर रहे हैं। इतने कम समय में 2 करोड़ परिवार को अपना पक्का घर मिलना अपने आप में बड़ी बात है और एक घर की कीमत लाखों में है आजकल। यानी एक प्रकार से 2 करोड़ मेरी माताएं लखपति बनी हैं। हम चाहते हैं कि परिवार में भी डिसीजन मेकिंग में उसका हिस्सा होना चाहिए। ये हिस्सा तब आता है जब इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट होता है, उसका भी वजूद बनता है और तब जाकर के निर्णय भी बड़े हेल्दी होते हैं। पहली बार ऐसे लगता है कि हम सब बहनों के जो अवार्डी है उनसे मुलाकात, पहले आप हो जो इस टाइप का सुन रहे हो, समझ रहे हो, हमारे दुख सुख के साथी बन रहे हो, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं डांस से सिखाना जाती हूँ और डांस क्लास करना जाती हूँ। आपका देश का नाम रोशन करूँगी। शाबाश। For the last 32 years, I am associating myself with devising of alphabets to tribals. Thank you for your new education policy that you are insisting people to have मातृभाषा में उन लोगों को पढ़ाने के लिए आप जो फैसिलिटी उन लोगों को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। 15 साल की थी तब से पढ़ा रही थी और आज मेरे 25 साल पूरे हो गए हैं इस लक्ष्य को चलाते हुए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरे काम को अपने नज़रों में लाया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर, मैं ऐसा समझती हूँ कि अब हमारे देश को टेक्नोलॉजी लीडरशिप इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी सर।
आपने जो बजट निकाला, मुझे उसमें एक बहुत खुशी लगी कि क्लाउड और एज इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पुराने ज़माने में रोड और बिजली होती थी, आज के ज़माने में स्पेशली कोविड ने हमें सिखाया है कि आज के ज़माने में क्लाउड, एज और कनेक्टिविटी सर बहुत ज़रूरी है। अब सब जीवन में समाज के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ करना, और उसके पीछे एक सेवा भाव तो है ही है, परंतु मैं देख रहा हूँ कि इनोवेशंस भी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन इस आजादी के अमृत महोत्सव में मैं जोर लगा रहा हूँ सबका प्रयास। क्या कारण है कि हम पीछे रहे? दुनिया में पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। हमारे पास सामर्थ्य है और इसमें सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। कर्तव्य भाव। उत्तराखंड के एग्जिट पोल के पूर्वानुमान से गदगद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने का दावा किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, सभी एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी एग्जिट पोल जो निष्पक्ष रूप से आए हैं, मैक्सिमम में सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। किसी में 45 सीटें, किसी में 47 सीटें, किसी में 43 सीटें, अलग अलग सबके अनुमान आए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब नतीजे आएंगे तो इससे कहीं ज़्यादा आने वाले हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। अधिकांश चैनलों ने और अधिकांश जो भी एग्जिट पोल के पूर्वानुमान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, ये पूरे देश का सिनेरियो सबको मालूम है। जिस प्रकार से इस देश पे कब्जा कर लिया है उन ताकतों ने, जिनका लोकतंत्र में यकीन कभी रहा ही नहीं था, ना पहले था, ना आज है, ना आगे भविष्य में रहेगा। पर धर्म के नाम पे आप राजनीति करोगे या जाति के नाम पे राजनीति करते तो आप देखते हो क्या स्थिति होती है। जातिवाद भी आज भयंकर है देश के अंदर। उसी रूप में अगर आप राजनीति करोगे धर्म के नाम पर तो डिवाइड हो जाएगा देश। हिंदू में, मुस्लिम में, यहाँ सिख भी है, ईसाई भी है, फारसी भी, जैन भी है। तो ये लोकतंत्र में धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने का कोई स्थान नहीं है। आज धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, उसका फायदा उठा के सत्ता में आना एक बात है, और सभी धर्मों को साथ लेके चल के सभी जातियों को, वर्गों को, धर्म को, उसमें एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, माइनॉरिटी भी है, जनरल कास्ट भी है, सबको साथ लेके चलो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, सब जातियों को, सब वर्गों को। वो एक बहुत चैलेंज का काम भी होता है जो निभाया कांग्रेस ने आजादी के बाद में। लगातार सर्वधर्म समभाव की बात करी और देश यहाँ तक पहुंचा है। आज आधुनिक भारत दिख रहा है, ये कांग्रेस की देन है। ये लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। एग्जिट पोल के पूर्वानुमान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बयान दिया। संजय राउत का कहना है कि 10 मार्च को नतीजे के दिन सारे पूर्वानुमान झूठे साबित हो जाएंगे। क्योंकि एग्जिट पोल की बात ऐसी है कि अब तक बहुत सालों से हम देख रहे हैं एग्जिट पोल का कोई वजूद नहीं। बहुत सी एजेंसीज एग्जिट पोल का काम करती हैं। बात ऐसी है, जब 10 तारीख को ईवीएम मशीन खुलेंगे, ईवीएम खुलेंगे, तब लोगों के मन में क्या है और क्या था उसका पता चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी की बल्ले बल्ले नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी सरकार बनने की बात कही जा रही है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। खैर, इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के बाद जो एग्जिट पोल आया है उसके दावे से बीजेपी काफी उत्साहित है। तो वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि 7वें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत आभार। वहीं बीजेपी के तमाम नेता एग्जिट पोल के पूर्वानुमान से काफी उत्साहित हैं।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और अब नतीजों की बारी है। एग्जिट पोल के पूर्वानुमान के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी बढ़त के साथ है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। ग्राउंड रियलिटी गोवा वालों को पता है। ग्राउंड रियलिटी जो कुछ यानी इलेक्शन कैंपेन के वक्त और इलेक्शन के दिन के वक्त यानी ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशंस थी वो हमें मालूम है, जो कैंडिडेट्स थे उन सब लोगों को मालूम है। इसी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार यानी मेजोरिटी के साथ यहाँ पे जीत के आ रही है और मेजोरिटी से सरकार बना रही है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 18 से लेके 22 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी खुद होके गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। 5 स्टेट के बारे में एग्जिट पोल के बारे में देखते वक्त एग्जिट पोल के पूर्वानुमान में यूपी में फिर से बीजेपी को बहुमत मिलने की बात कही जा रही है और ऐसे में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। हमने इलेक्शन के शुरुआत से ही कहा है कि अपना दल भाजपा निषाद पार्टी का गठबंधन एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज आपके एग्जिट पोल्स उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही कंफर्म हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल एनडीए गठबंधन की सरकार चली। आज का जो हमारा वोटर है वो बहुत जागरूक भी है, बहुत आकांक्षी भी है और सरकारों से वो निरंतर उम्मीद करता है कि उनके कार्यों से उसके जीवन में बदलाव आए। हमने जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई उनका प्रभाव ये है कि आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने शायद पहली बार किसी योजना का लाभ उठाया और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको एक से ज्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे शासन व्यवस्था की खासियत है कि ज्यादा से ज्यादा हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करते हैं गवर्नेंस में, जिसके कारण जो एक बिचौलियों के हस्तक्षेप की प्रवृत्ति रहती थी जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था, उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगा है। आज अगर लाभार्थी के लिए 1 रुपया भी सरकारी खजाने से निकलता है तो सीधे डीबीटी के जरिए उसके खाते में पहुंचता है। तो एक सकारात्मक बदलाव। दिल्ली मेट्रो ने अपने नेटवर्क के विस्तार के तहत चौथे चरण में आने वाली सिल्वर लाइन सहित 52 नई ट्रेनों का अधिग्रहण करने की योजना बनाई, जो पूरी तरह से अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन के अनुरूप होंगी। अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन का मतलब है कि ट्रेनों का संचालन चालकों के बिना होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। डीएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक 39 ट्रेनें मौजूदा पिंक लाइन और मैजेंटा लाइन के लिए होंगी, जबकि शेष ट्रेनें सिल्वर लाइन या लाइन 10 के लिए होंगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस तरह की ट्रेनों का उद्घाटन किया था। आज यूक्रेन और रूस के बीच जंग का 13वां दिन है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कीव में ही होने का दावा किया। उन्होंने वीडियो में कहा कि मैं किसी से डरा नहीं हूं, मैं छिप नहीं रहा। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि हम युद्ध जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से वीडियो जारी कर यह दावा ऐसे समय पर किया गया जब रूसी मीडिया की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा है कि जेलेंस्की अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। पहले भी जेलेंस्की की तरफ से दावा किया गया था। इससे पहले रूस ने नागरिकों को निकालने के लिए सोमवार सुबह से संघर्ष विराम के साथ कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की थी। हालांकि बाहर जाने का ज्यादातर रास्ता रूस और उसके सहयोगी देश बेलारूस की ओर जा रहे हैं। गलियारों की नई घोषणा के बाद भी रूसी सेना ने कुछ यूक्रेनी शहरों पर रॉकेट हमला जारी रखा और कुछ क्षेत्रों में भयंकर लड़ाई जारी है। उत्तर, दक्षिण और मध्य यूक्रेन के शहरों में रूस की लगातार जारी गोलीबारी के बीच हजारों यूक्रेनी नागरिक वहां से सुरक्षित निकलने की कोशिश में जुटे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि संघर्ष विराम राजधानी कीव, दक्षिणी बंदरगाह शहर मारिउपोल, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव और सुमी से नागरिकों की निकासी के लिए घोषित किया गया है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच सोमवार को तीसरे दौर की वार्ता हुई। वार्ता संपन्न होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के एक सलाहकार ने कहा कि सुरक्षित गलियारा बनाने के संबंध में मामूली प्रगति हुई है। जंग के 13वें दिन भी रूसी सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने दुश्मन के 52 फाइटर जेट और 69 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। रूस को जंग में कड़ी टक्कर देने में जुटे यूक्रेन ने दुश्मन देश के मेजर जनरल विटाली
गेरासिमोव को मार डाला है। द कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के हवाले से यह दावा किया है। इससे पहले रूस के एक और बड़े सैन्य अधिकारी की युद्ध में मौत हो चुकी है। यूएनएससी मीटिंग में रूस की तरफ से जानकारी दी गई कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वाले इलाकों से 24 घंटे में 1,68,000 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। 5,550 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया था। हम यूक्रेन से आने वाले नागरिकों के लिए अस्थायी आवास बिंदु भी स्थापित कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध थमने के नाम नहीं ले रहा है और इस बीच एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का जो ये आज 13वां दिन है, यहां भी लगातार हमले चल रहे हैं। यूक्रेन भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और उसने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के कई शहर में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है और इस बीच चीन की मीडिया CGTN ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि रूस ने अपने दुश्मन देशों की लिस्ट को मंजूरी दे दी है। इस लिस्ट में यूक्रेन के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश शामिल हैं और यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।